नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा योद्धा जिसने फरगना की वादियों से सफर शुरू किया, जिसने काबुल से दिल्ली तक अपनी तलवार की चमक से साम्राज्य रच डाला, लेकिन जिसकी जिंदगी उतनी ही उथल पुथल भरी थी जितनी उसकी फतेह। ये है कहानी बाबर की, दिल्ली की फतेह से लेकर आखिरी सांस तक। सन 1526 दिल्ली की सल्तनत कांप रही थी। काबुल का एक बादशाह हिंदुस्तान की गद्दी के लिए बढ़ रहा था और पानीपत की धरती बनने वाली थी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अफगान वंश का शासक इब्राहिम लोदी। उसकी हुकूमत में असंतोष फैल चुका था। राज्य के अमीर, सरदार और उसकी अपने सेना उसे खुश नहीं थे। इसी मौके का फायदा उठाया जहीरुद्दीन बाबर ने। काबुल का यह शासक पहले ही पंजाब पहुंच चुका था। उसने दिल्ली और आगरा की दौलत और सत्ता पर नजर गड़ा ली थी। 20 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। इब्राहिम लोदी की सेना थी लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी। दूसरी ओर बाबर के पास थे केवल 12,000 से 15,000 सैनिक। लेकिन बाबर के पास था आधुनिक हथियार और युद्ध कला, जैसे कि तुर्की तोपें, घुड़सवारी के तेज चाल और तुलगना नाम की युद्ध नीति, जिसमें घेर कर हमला किया जाता था। यही रणनीति बनने वाली थी इब्राहिम लोदी के अंत की वजह। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत की मिट्टी पर धौल नगर के बीच जंग शुरू हुई। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन बाबर की तोपों ने पहली बार हिंदुस्तान की जंग में गर्जन शुरू किया। गोलों की आवाज से हाथी बेकाब हो गए। अफगान सेना की पंक्तियां टूटने लगी। इसी बीच बाबर ने अपनी तुलगना रणनीति अपनाई। सवारों ने दोनों तरफ से हमला बोल दिया और इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया। कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना टूट गई। स्वयं इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि पर वीर गति को प्राप्त हुआ। पानीपत की धरती पर बिखरे शव और टूटी तलवार ने इस बात की गवाह दे रही थी कि हिंदुस्तान का इतिहास अब बदल चुका है। दिल्ली की गद्दी सिर्फ नाम की थी। अमीर नाराज थे, अफगान सरदार अब भी विरोध की तख्त में थे। लोगों के दिलों में बाबर एक बाहरी शासक था, जिसे अभी स्वीकार नहीं किया गया था। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बाबर ने अपनी नजर आगरा पर डाली, क्योंकि आगरा था हिंदुस्तान की दौलत और शक्ति का असली केंद्र। पानीपत से आगरा तक का सफर आसान नहीं था। रास्ते में अफगान सरदारों और इब्राहिम लोदी के बचे कुचे समर्थकों ने विरोध की, कोशिशें की, लेकिन बाबर की सेना हर बाधा को कुचलते हुए आगे बढ़ी। आखिरकार बाबर आगरा पहुंच ही गया। इब्राहिम लोदी की हार के बाद आगरा का खजाना, सोना, चांदी, जवाहरात अब बाबर के हाथ में था। कहा जाता है कि आगरा के किले में इतनी दौलत थी कि बाबर खुद हैरान रह गया। यहीं से उसने अपने नया साम्राज्य का नींव रखी और शुरुआत की। लेकिन दिल्ली और आगरा जितना ही काफी नहीं था। बाबर के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। अफगान सरदारों का विरोध, जो बाबर की सत्ता मानने को तैयार नहीं थे। राजपूत शक्तियां, जिन्होंने बाबर की दिल्ली विजय के स्वीकार नहीं किया। अपनी सेना का मनोबल, क्योंकि बाबर के सैनिक हिंदुस्तान की गर्मी और लंबी लड़ाई से थक चुके थे। बाबर ने चुनौतियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए। उसने अफगान सरदारों को दबाया, अपनी सेना को इनाम और दौलत से मजबूत किया और खुद को दिल्ली आगरा का वैध शासक साबित करने में जुट गया। दिल्ली से आगरा तक बाबर ने सिर्फ अपनी टासपूसी नहीं की, बल्कि एक नया साम्राज्य की बुनियाद रखी। लेकिन यह नींव भी अधूरी थी, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी राजपूतों की शक्ति, और उस शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे मेवाड़ का राणा संगा। दिल्ली और आगरा की गद्दी संभालने के बाद बाबर को आगे बढ़ना था, और ये रास्ता ले जाने वाला था खानवा की ऐतिहासिक जंग तक।
दिल्ली और आगरा की सत्ता की नींव रखकर बाबर ने हिंदुस्तान पर अपना अधिकार जताया, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू ही हुई थी। राजपूतों की तलवार और राणा संगा की शौर्य बाबर की फतेह और चुनौती देने आ रहा था। दिल्ली और आगरा की सत्ता संभालने के बाद बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजपूतों का सामर्थ्य। इनका नेतृत्व कर रहे थे मेवाड़ की महाराणा संगा। 1527 तक खानवा की लड़ाई बनी इतिहास का निर्णायक मोड़। राणा संगा ने पूरे राजपूत समाज और अफगान सरदारों को एकजुट किया। उनकी सेना थी लगभग 1 लाख योद्धा। बाबर के पास थे लगभग 40,000 सैनिक और उसके साथ थी उसकी तुर्की युद्ध कला और तोपें। 17 मार्च 1527 खानवा की मैदान। राजपूतों ने साहस और शौर्य से हमला बोला, लेकिन बाबर की तोपें और घेराबंदी की रणनीति ने युद्ध का रुख बदल दिया। राजपूतों की पंक्तियां टूट गई और बाबर ने निर्णायक जीत दर्ज की। खानवा की हार के बाद राणा संगा की शक्ति कमजोर हो गई और बाबर की दिल्ली की गद्दी अब मजबूत हो चुकी थी। यही जंग बनी मुगल साम्राज्य की स्थायी नींव। दिल्ली और खानवा की जीत के बाद बाबर को अब भी चैन नहीं मिला था। राजपूत और अफगान दोनों ही बाबर की सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार खड़े थे। इसी संघर्ष ने जन्म दिया चंदेरी और घाघरा की लड़ाइयों को। 1528 चंदेरी, यही किला राजपूत योद्धा मेदिनी राव के अधीन था। राणा संगा की हार के बाद भी बाबर की सत्ता नहीं मान रहे थे। बाबर ने चंदेरी पर चढ़ाई की। भीषण लड़ाई के बाद जब जीत असंभव लगी, मेदिनी राय और उनके साथियों जौहर और साक्या किया, यानी अपने प्राणों की आहुति देकर सम्मान बचाया। इससे बाबर को मध्य भारत में मजबूती मिल गई। अफगान शक्तियां अभी भी विरोधी थी। 1529 में घाघरा के किनारे बाबर की सेना का सामना हुआ अफगान सरदारों और बंगाल के सुल्तान नसरत शाह से। भारी संघर्ष के बाद बाबर विजयी रहा। इस जीत के साथ ही अफगान प्रतिरोध टूट गया और बाबर का साम्राज्य हिंदुस्तान में और गहरा हो गया। चंदेरी की जहर और घाघरा की निर्णायक जीत, ये दोनों लड़ाइयां साबित करता है कि बाबर सिर्फ दिल्ली का बादशाह नहीं था, बल्कि एक ऐसा शासक था जिसने पूरे उत्तर भारत पर अपनी नींव जमा दी थी। एक और बाबर था निर्डर सेनापति, जिसने तोपें और रणनीति से दुश्मनों को हराया, तो दूसरी ओर वही बाबर एक कवि और एक लेखक भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा आज भी दुनिया की मशहूर किताबों में गिना जाता है। इसमें बाबर ने युद्ध, प्रकृति, लोगों और अपनी भावनाओं तक को सजीव वर्णन किया। बाबर ने दिल्ली और आगरा में नई व्यवस्था बनाई। उसने सेना को मजबूत किया, अमीरों और सरदारों को नियंत्रण में रखा। साथ ही कला और बाग बगीचा का शौक बाबर की पहचान बन गई। काबुल और फरगना की तरह उसने भारत में भी कई सुंदर बगीचाए बनाए, जिन्हें आज हम मुगल गार्डन की परंपरा के रूप में जानते हैं। बाबर का व्यक्तित्व विरोधाभास से भरा था। वो कभी कठोर योद्धा लगता तो कभी कवि की तरह भावुक, कभी सत्ता के लिए सख्त तो कभी परिवार और दोस्तों के लिए बेहद संवेदनशील। यही बहुमुखी व्यक्तित्व बाबर को बाकी शासकों से अलग बनाता है। सन 1530 बाबर का बेटा हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कहा जाता है बाबर ने अल्लाह से दुआ की, हे खुदा, मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे, उसकी जान बख्श दे। कुछ ही समय बाद हुमायूं ठीक हो गया, लेकिन बाबर की सेहत गिरने लगी। 26 दिसंबर 1530 सिर्फ 47 साल की उम्र में बाबर ने आगरा में आखिरी सांस ली। पहले उसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र को काबुल ले जाया गई, जहां आज भी बाबर का मकबरा उसकी याद में खड़ा है। बाबर चला गया, लेकिन उसके जाने के साथ ही
हिंदुस्तान में एक नई युग की नींव रखी जा चुकी थी। वो नींव जिसे आने वाला 300 साल तक मुगल साम्राज्य संभालेगा। बाबर, जिसने तलवार और तोपों से दिल्ली की गद्दी हासिल की, लेकिन जिसने अपने साम्राज्य की पहचान दी संस्कृति, कला और बागों की खूबसूरती से। दिल्ली से आखिरी सांस तक यही है बाबर की पूरी कहानी। अगर आपको भारत की इतिहास के ये दास्तां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। नमस्कार।